नमस्कार बच्चों। क्या हाल चाल? बढ़िया। तो जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपको कहा था कि कूलॉम्स फोर्स के कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और वो हर तरह के एग्जाम में आते हैं, चाहे CSIR नेट हो, जेस्ट हो, गैट हो या फिर किसी भी तरह का एग्जाम हो। कूलॉम फोर्स निकालना आपको आना चाहिए, वेक्टर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, कूलॉम्स लॉ आप लोग सब लोग पढ़ते हो, बट हाँ, कूलॉम्स लॉ के सवाल कभी कभी आप लोग अटक जाते हो। तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन आपको करवाया था, इवन 2 क्वेश्चन करवाए थे। ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे और भी क्वेश्चंस करेंगे अब। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्वेश्चंस पे आते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके ये सारा काम हो पाएगा। अदरवाइज आप लोग बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं कर पाएंगे। रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेगी, प्रॉपर नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। चलिए, तो हम लोग अगला आज का सवाल करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आज हम लोग थर्ड नंबर का क्वेश्चन लेंगे। देखो, आज फिर से मैं एक स्क्वायर जनरेट करूँगा। प्रैक्टिस में बहुत सारी करवाऊंगा ताकि आपके साथ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अब ना आए। EMT का अंदर प्रैक्टिस की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो EMT तभी सक्सेसफुल मानी जाती है जब आप लोग प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस को अंजाम दे देते हो। तो ये हमारे पास में एक स्क्वायर पैटर्न मैंने यहाँ पे जनरेट किया है बेटा। अब इस स्क्वायर पैटर्न में बच्चों, वापस से मैं आपको बोलूँ कि इस चार्ज के ऊपर आपको फोर्स निकालना है, तो कैसे आप लोग फोर्स निकालेंगे? तो 2 तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। बट मेरा जो फेवरेट है वो है कॉम्पोनेंट मेथड। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कॉम्पोनेंट मेथड मुझे सबसे अच्छा लगता है। बाकी आप मैग्नीट्यूड मेथड से भी सवाल कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अब मैं आता हूँ थोड़ा सॉल्यूशन सीट के ऊपर। मुझे इस सवाल को करना है, मान लीजिए। तो सॉल्यूशन कैसे किया जाए और उसके ऊपर कैसे फोर्स निकाला जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो, कंपोनेंट मेथड ही यहाँ पे काम पे लेंगे। सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है कंपोनेंट मेथड। आपको अगर ठीक लगे वेक्टर मेथड, तो वो भी आप लोग लगा लेना। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। ठीक है, बट हाँ, मुझे इस पर फोर्स निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं वापस से वही स्क्वायर जनरेट करूँगा। थोड़ा जम नहीं हो पाए स्क्वायर जनरेट, तो समझ लेना कि स्क्वायर ही है। इसकी सारी साइड्स सेम है बेटा, है ना। तो ये मेरे पास -q चार्ज है, ये मेरे पास +q चार्ज है, यहाँ पर मेरे +q चार्ज है और यहाँ पर भी +q चार्ज है। तो बच्चों देखो, इसके ऊपर आपको फोर्स निकालना है। तो इसके अलावा बाकी तीनों चार्जेस फोर्स अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको नंबर 1 चार्ज देता हूँ, इसको मैं नंबर 2 चार्ज देता हूँ। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 3 चार्ज। तो पहला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा। तो ये बोलेगा इससे, अब ये फोर्स लगा रहा है ना, क्योंकि इस पे फोर्स निकालना है आपको, इसके ऊपर फोर्स निकालना है। तो ये फोर्स लगाएगा, तो ये इससे ये बोलेगा कि भाई मेरे पास आ जा, वो अट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या कहा था पहले आपसे कि जिस पे आपको फोर्स निकालना है उसके ऊपर आप उसको ओरिजिन मान के उसके ऊपर एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से हमने एक्सिस ड्रॉ कर दी, मान लो। ठीक है, ये होती है आई कैप एक्सिस, ये होती है जे कैप एक्सिस, और इनके अपोजिटली -i कैप यहाँ पे होती है और -j कैप यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो F1 फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा नंबर का चार्ज ये है, तो ये इसकी फोर्स ऑफ लाइंस ये रहेगी। अब ये भी ये बात बोलेगा इससे कि भाई तू भी मेरे पास में आ जा, क्योंकि वो भी ऑपोजिट नेचर का है। तो ये इसे अपने पास बुलाएगा। इसका मतलब F2 फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो इसकी तरफ होगा। फिर अब कंपोनेंट तो निकालने पड़ेंगे। मैंने कहा सारे फोर्सेस एक्स और वाई एक्सिस पे आने चाहिए। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर में ये 45 डिग्री का एंगल होता है, तो ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और ये भी 45 डिग्री का ही एंगल होगा। तो जब कंपोनेंट मतलब कोस, कोस मतलब कोज्या, कोसाइन आपको लेना पड़ता है। तो इधर अगर हमारे पास ये है, तो इधर इस वाले फोर्स का 2 कंपोनेंट निकलेंगे। एक तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इसको बोल देंगे F2 कोस
45 डिग्री, और नीचे भी जाएगा इसका कुछ कंपोनेंट, क्योंकि इसके अड़वा एक्सिस ये वाली है, इसके अड़ के टच की एक्सिस ये वाली है। तो F2 कोस या साइन जो भी आप बोलो, पर हाँ कोस में रहने दो, बिकॉज हमको बस एंगल देखना होता है कोस के साथ में। बस ये देख लिया करो कि उस एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, बाकी कोई एक्सिस से इसका कोई एंगल बन नहीं रहा। दोनों एक्सिस से बन रहे थे इस एफ के एंगल, तो मैंने दोनों के देख लिए, प्लस आई केप में और माइनस का जे केप में। चलो तीसरे नंबर का देखते हैं। अब भाई साहब तीसरा नंबर भी ये बात बोल रहा है कि भाई साहब तू मेरे पास में आ जा, ये बोल रहा है कि तू भी अट्रैक्ट हो जा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो F3 इधर की तरफ नीचे की तरफ आएगा। दैट्स इट, तीनों चार्जेस हो गए। तो रिजल्टेंट फोर्स जो निकलेगा, देखो F1 और F2 की वैल्यू तो F1 और F3 का वैल्यू सेम है जैसे हमने कल लिखा था, तो दो चार्जेस के, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चों, कि गलती से आप ऐसे मत कर देना कि F1 में ये वाला एक चार्ज प्लस Q है, ये वाला एक चार्ज माइनस Q है। तो बच्चे क्या करते हैं, गलती से एक प्लस Q रख देते हैं और एक माइनस Q रख देते हैं, और दोनों के बीच की डिस्टेंस R, मतलब जो a² है वो जो मैंने कल लिखाई थी वैसी है, वो रख देते हैं। बस यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि आपको चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेना है, उनका साइन नहीं लेना है। क्या बोला मैंने, आप अगर ऐसा कर रहे हो कि आपने इसको ऐसे कर दिया कि माइनस का k² अपॉन a², तो आपका सवाल गलत हो जाएगा बेटा। उसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली प्लस और माइनस साइन जो होते हैं ना, ये अट्रैक्शन रिपल्शन को शो करते हैं। जैसे मान लीजिए दो सेम नेचर के चार्जेस हैं, तो उनका फोर्स पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस भी प्लस ही होता है, तो वो तो प्लस हो गया फोर्स, तो वो ऑब्वियस सी बात है रिपल्शन को शो करेगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उस स्थिति में फोर्स नेगेटिव आएगा, चाहे पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो, तो फोर्स तो नेगेटिव आना ही है। तो वो फोर्स जब नेगेटिव आएगा तो वो ऑटोमेटिकली रिपल्शन को, सॉरी अट्रैक्शन को शो करेगा। तो फोर्स का साइन, फोर्स का चिन्ह खुद पॉजिटिव नेगेटिव होने से वो फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन को शो कर जाता है। अब आप क्या कर रहे हो, देखो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा रहे हो ना, क्योंकि आपने पॉजिटिव ले लिया, तो इस फोर्स के अंदर आप ये बताना चाह रहे हो कि ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है। तो भाई साहब क्यों बता रहे हो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स, क्योंकि हम अट्रैक्टिव नेचर पहले ही डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर दे चुके हैं ना। ये देख लो प्लस आई केप में जा रहा है, प्लस आई केप में जा रहा है, तो डायरेक्शन हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। अट्रैक्शन रिपल्शन का कंसेप्ट हम डायग्राम में लगा चुके हैं, वो वेक्टर रूल के अंदर आ जाएगा। डबल डबल लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। इसीलिए फोर्स का हमेशा मैग्नीट्यूड लीजिए। यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, आप ये तो कितना Q चार्ज है, प्लस माइनस छोड़ो, यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पर भी Q चार्ज, दैट्स इट, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा वो हमेशा। तो फोर्स के ऊपर कोई भी तरह का नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लगाने का, हमेशा चार्ज का क्या लेने का, मैग्नीट्यूड लेने का, बिकॉज आप फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हो। तो इसी प्रकार से अब आप लोग F2 निकाल लीजिए। F2 मतलब कि ये चार्ज इन दोनों के बीच का फोर्स है, तो फिर ऑब्वियसली बात है इनकी बीच की डिस्टेंस आपने कल भी निकाली थी, तो √2a आपकी आई थी, तो वही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, Q² अपॉन a² मतलब a², दैट्स इट, सिंपल। तो रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना है माइनस Q के ऊपर। तो मैंने आपको पहले ही कहा था रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आप ऐसे देख लिया करो, आई केप लिख दो और फिर जे केप लिख देना, आई केप के अंदर कितने फोर्सेस आ रहे हैं वो देख लो। तो आई केप में देखो एक तो F1 फोर्स जा रहा है, ये रहा F1 फोर्स, तो ये F1 फोर्स लिख दीजिए। फिर दूसरा फोर्स F2 कोस 45 डिग्री जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए F2 कोस। बहुत आसान है, आपको बस थोड़ा ध्यान से पढ़ना है बेटा, मन लगा के पढ़ना, आराम से सीख जाओगे। फिर जे केप लिखने रहा है, अब जे केप में देख लो कितने फोर्सेस, अब देखो सारे फोर्सेस माइनस जे केप में जा रहा है, प्लस जे केप में कुछ भी नहीं जा रहा।
तो माइनस जे केप में जा रहे हैं तो हम लोग माइनस का F3 लिख देंगे यहाँ पे बेटा। और ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये F2 cos 45 भी नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव नहीं लिख सकते, यहाँ पर भी हमको क्या लिखना पड़ेगा माइनस, तो इसको मिटा दो। ठीक है, इसको मिटा दो, मैंने पॉजिटिव लिख दिया था यहाँ पे, तो यहाँ माइनस लिख दो F2 cos 45। तो कल वाले क्वेश्चन जैसी टर्म बन गई इसमें, तो आगे वाला सोल्यूशन आप लोग खुद कर लेना। तो बस अंतर इतना सा है कि जे केप वाली टर्म में माइनस आ रहा है, आई केप वाली में प्लस आ रहा है, बाकी सब कुछ कल जैसे हम लोगों ने किया था ठीक वैसा ही है। तो इसका जो आंसर आएगा F इज इक्वल टू कल जैसे आंसर आ जाएगा, और क्या के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 2 बस अंतर इतना आ जाएगा। पहले आई के प्लस जे के था, यहाँ पर आई केप तो पॉजिटिव है, यहाँ पर बस जे केप में माइनस आ जाएगा, दैट्स इट। कोई भी डाउट हो तो एप्लीकेशन के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा CSIR नेट का, वहाँ पर भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर और मेरा कॉल नंबर 9928989140 है, तो आप मुझे बता सकते हो, तो आपके लिए एक लाइव सेशन रख लिया जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन किसी दिन, तो आप लोग लाइव डाउट पूछ सकते हो, डाउट क्या, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वैसे मैं तो हर चीज़ आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, फिर भी इन केस ऑफ इमरजेंसी आप लोग ऐसा कर सकते हो। तो ये मेरा सवाल का आंसर होगा इस स्थिति में। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा हम लोग अगला सवाल करते हैं। ये सवाल आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, तभी जाके आप समझेंगे, अदरवाइज आप लोग इसे सीख नहीं पाएंगे। चलो अगला सवाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है ना, सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। कुछ सवाल आप लोग ऐसा क्या करो कि कुछ सवाल मन से भी करने की कोशिश किया करो ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, देखो तो वही है, सवाल ये है कि अब थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, चेंज मतलब कि यहाँ माइनस क्यू लेता, यहाँ प्लस क्यू है। अब 3 चार्ज माइनस में, 1 प्लस में, पहले 3 प्लस में थे, 1 माइनस में था। ठीक है, तो अब इस सवाल में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस चार्ज के ऊपर आपको फोर्स निकालना है, इस चार्ज के ऊपर आपको फोर्स निकालना है। चलो करते हैं, तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कंपोनेंट मेथड का, बड़ा आसान है। देखो इस चार्ज को हाईलाइट कर देंगे माइनस क्यू को, इसके ऊपर एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, ऐसा कर देना। ये अगला माइनस क्यू है, अगला प्लस क्यू है, और ये माइनस क्यू है। अब आपको क्या करना है, जैसे ये पहले नंबर का चार्ज ये F1 फोर्स लगाएगा, ये F2 फोर्स लगाएगा, और ये F3 फोर्स लगाएगा। तो ये इसको रिपेल करेगा, ये बोलेगा भाई मुझसे दूर भाग, तो ये बोलेगा भाई मुझसे दूर भाग, तो ये इससे दूर भागेगा, तो जो F1 फोर्स है वो इधर लग जाएगा। ये दूसरे नंबर का चार्ज है भाई साहब, ये तो बोलेगा भाई साहब अट्रैक्ट हो मुझसे दूर, तो ये जो चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो F2 इधर जाएगा। और वही बात है F2 के, ये 45 डिग्री के दो एंगल है, तो F2 के हिसाब से यहाँ पर ये बन जाएगा F2 cos 45 डिग्री, और यहाँ पे बन जाएगा F2 cos 45 डिग्री। ठीक है, F3 की बात करते हैं, ये तीसरे नंबर का चार्ज, ये बोलेगा भाई तुम मुझसे दूर भाग, तो ये इसको अपने आप से दूर भगाएगा, ये लो, तो ये दूर भगाएगा, तो ये दूर जा, तो ये F3 आपका इधर नीचे की तरफ हो जाएगा। तो F3 अगर नीचे हो जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर आपको पता ये प्लस है। बाकी का कंसेप्ट आपको पता है कि F1 F3 का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जैसा कि लास्ट वाले क्वेश्चन में था। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इनका मैग्नीट्यूड रहेगा,
F2 का जो जरूर मैग्नीट्यूड जो है थोड़ा सा चेंज होगा, वही है, मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन जैसे ए क्यू स्क्वायर अपॉन 2a², बस डायरेक्शन का फर्क आ रहा है हर बार। ठीक है, तो वही रिजल्टेंट फोर्स अगर आप लोग निकालते हो तो आई कैप देख लो, आई कैप में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक जा रहा है प्लस आई कैप में, प्लस आई कैप में कौन जा रहा है बेटा, F2 कोस 45 डिग्री, ये वाला फोर्स। फिर माइनस आई कैप में जा रहा है F1। फिर जे केप में देख लो कौन कौन से फोर्स आ रहा है, प्लस जे केप में कौन जा रहा है, F2 कोस 45, F2 कोस 45, और ये जा रहा है माइनस जे केप में नीचे की ओर, तो ये F3 जो है ये नीचे की ओर है। थोड़े बहुत माइनस से चेंज कर रहा हूँ मैं क्वेश्चंस में, केवल आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से कर रहा हूँ, बाकी तो ऐसा कोई खास चेंज दिखेगा नहीं आपको। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, कोई बड़ी बात नहीं, खैर सॉल्व करना तो इसमें आप लोग कर लेना, वही F1 F2 की वैल्यू पुट कर, रिजल्टेंट फोर्स आपका जो है वो आएगा आफ्टर द सॉल्यूशन, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1/2 माइनस 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है ना, सो बाकी आई के प्लस जे के तो खैर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़े आसान सवाल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगला सवाल है, लगभग ऐसे ही सवाल मैं दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5, प्लस क्यू है ये वाला, माइनस क्यू, ये सब प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं आपको, बाकी तो मतलब ये आप कर लेना, मैं आपको बताऊंगा नहीं, सेम सेम क्वेश्चन हैं सारे, इसलिए ऐसा कोई मुझे मुद्दा नहीं है कि मैं सारे सवाल बताऊँ आपको, ये आपको मैंने बस थोड़ा सा चेंज करके ये कर दिया। तो ये माइनस क्यू के ऊपर आपको फोर्स निकालना है, ये आप लोग निकाल लेना, केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, बाकी ऐसे कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, अब अगला सवाल मैं आपको कराता हूँ। अब मैं आपकी बार ना चार्ज को मिड में रखने वाला हूँ, तो मैं एक सवाल आपको कोई सा करके दिखाता हूँ, फिर बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दोनों सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आप लोग खुद निकालना जो आप निकालना चाहो, ठीक है, वो मुझे नहीं पता, वो तो मैंने एक से दे दिया बस एक सवाल आपको। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, देखो बच्चों सवाल नंबर 6 जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग इतना भी खास नहीं, बट हाँ थोड़ा सा चेंज मैं ये कर रहा हूँ कि माइनस का क्यू यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस का क्यू है, और यहाँ पर प्लस का क्यू है, और ये प्लस का क्यू है। अब की बार ना मैं चार्ज को मिड में रख रहा हूँ, एक कैपिटल क्यू चार्ज, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर आपको क्या निकला है, फोर्स मिला है। अब चलो इस चीज को थोड़ा सा थोड़ा और अच्छा बना देते हैं, बड़ा डायग्राम, बिकॉज अब क्या है कि थोड़ा सा वेक्टर्स उलझेंगे आपके, इसलिए डायग्राम बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ये तो स्क्वायर है ही सही, ये आपका कैपिटल क्यू चार्ज है। अब ये चारों फोर्स लगाएंगे, ये पहला फोर्स लगाएगा, ये नंबर का 1 चार्ज है, ये दूसरा फोर्स लगाएगा नंबर का 2 चार्ज है, F2 फोर्स लगाएगा, ये थर्ड नंबर चार्ज है जो ये F3 फोर्स लगाने वाला है, और ये फोर्थ नंबर चार्ज है जो F4 फोर्स लगाएगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये इन दोनों का फोर्स ऑफ लाइन हम बनाएंगे, ये फोर्स ऑफ लाइन है, तो ये इसको बोलेगा, फोर्स कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, इसकी किसके ऊपर लगा रहा है, इसके ऊपर लगा रहा है, तो ये पता है क्या बोलेगा इससे कि भाई तू तो ऑपोजिट नेचर का, तू मेरे पास में आ जा, तो ये इसको अपने पास बुलाएगा,
तो ये F1 हो जाएगा। 2 नंबर का फोर्स ऑफ लाइंस ये है, फोर्स कौन लगाएगा? ये लगाएगा। किसके ऊपर लगाएगा? इसके ऊपर लगाएगा। तो ये भी बोलेगा तू तो यार पॉजिटिव तो सेम नेचर का है मेरे, तू दूर भाग मेरे से। तो बोलेगा तू दूर भाग मुझसे, तू दूर भाग मुझसे। तो ये इसको दूर भगाएगा, मतलब ये इसको यहाँ भगाएगा, तो F2 फोर्स यहाँ हो जाएगा। अब ये वाला थर्ड नंबर चार्ज है। अब थर्ड नंबर चार्ज की फोर्स ऑफ लाइन ये वाली है। ये बोले तो यार सेम नेचर का है, दूर भाग, तो ये दूर भागेगा, ये दूर भागेगा, तो ये F3 फोर्स यहाँ हो जाएगा। ऐसे ही ये भी सेम नेचर का है, दूर भगाएगा तो दूर यहाँ भगाएगा, ये दूर यहाँ भगाएगा, तो ये F4 का ये नेचर। अब मैंने आपसे पहले कहा था कि हमको क्या करना होता है, हमको एक्सिस ड्रॉ कर लेनी होती है बेटा। तो हम लोग यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ कर लें, आई कैप जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ऐसे करके हम लोग को एक्सिस ड्रॉ कर लेनी होती है ना, है ना। अब हमको कंपोनेंट निकालने पड़ते हैं। अब हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है यार, 90 डिग्री की होती है दो लाइंस। यहाँ पर हमारे पास जो है ना, जो दो लाइंस होती है वो 90 डिग्री की होती है, समझ रहे हो। जैसे ये 90 डिग्री का होता है, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो हर तरह के फोर्स 45 डिग्री में होंगे। तो जैसे F फोर्स है, ये भी 45 पे है ना। तो मैं अब यहाँ तो बीच में जगह कम मिलेगी जहाँ तक मुझे लगता है, तो मैं बाहर करा दूंगा। तो ये F4 फोर्स यहाँ जा रहा है ना, तो यहाँ पर F4 फोर्स हो जाएगा F4 cos 45 डिग्री। ऐसे ही F4 फोर्स ऊपर भी जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा F4 cos 45 डिग्री। मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ? क्योंकि ये जो एक्सिस है, इससे दो अणुआ एक्सिस यही वाली है, ये वाली और ये वाली, ये दो ही एक्सिस से एंगल बना रहा है। एक तो इससे बना रहा है एंगल और एक इससे बना रहा है एंगल, बाकी से बनाने जाना है एंगल। दूसरा देखो, दूसरा ये बेटा F3 और F1 एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों का एंगल ये और ये बना हुआ है दोनों एक्सिस से। तो F1 और F3 के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहीं पे होगा, ये यहाँ पर ही होगा। एक तो यहाँ पर हम लोग बना देंगे F1 cos 45 डिग्री, F1 cos 45 डिग्री। ऐसे यहाँ पर बना देंगे F1 cos 45 डिग्री, F1 सॉरी F3 cos 45 डिग्री। F2 का हिसाब किताब कर लें। तो F2 के हिसाब किताब में कोई बड़ी पता है नहीं। देखो F2 जो है ना, F2 बेसिकली यहाँ पर है, तो इसके टच में दो एक्सिस है, तो ये वाली एक्सिस है और एक ये वाली एक्सिस है। तो F2 एक तो नहीं जाएगा, तो F2 cos 45 डिग्री, क्योंकि एंगल देखना है आपको cos के साथ में, और एक यहाँ पर जाएगा ये, तो F2 cos 45 डिग्री। समझ में आएगी बात? बस अब आपको आई केप जे केप के केप सब मिल गए। अब आपको केवल मैग्नीट्यूड ही देखना है बेटा। तो मैग्नीट्यूड देखने के लिए डिस्टेंस पता लगानी पड़ेगी ना, तो सबकी डिस्टेंस सेम होगी यहाँ पे। तो मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ, मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का बताया था √2a। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आधा हो जाएगा ना, √2a का आधा। तो √2a का आधा कितना हो जाएगा? a/√2। तो इसका मतलब सभी डिस्टेंस a/√2 ही होने वाली है। और मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, क्योंकि सब फोर्सेस सेम डिस्टेंस पर हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं। तो F1 F2 F3 F4 सबका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। कि चार्ज का साइन देखना नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड लेना है आपको। तो K Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? a/√2। इसका मतलब हम सबको कॉमन मान लेंगे √2 अपॉन a,
के क्यू क्यू। अब अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालें हम लोग एफ, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स एफ हो जाएगा, देखना कैसे, आई कैप, जरा देखना आई कैप में कौन कौन से है इस एक्सिस के अकॉर्डिंगली। तो देखो बेटा ये आई कैप है, तो यहाँ पर F2 cos 45 जा रहा है पॉजिटिव आई कैप के अंदर। देखो F1 F2 F3 F4 सब सेम है, तो मैं F4 कोई F लिखूं तो क्या दिक्कत, फिर भी मैं एक बार लिख दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो F4 cos 45 डिग्री, फिर माइनस आई कैप में कितने फोर्सेस हैं, देखो F2 cos 45 डिग्री माइनस F1 cos 45 डिग्री माइनस F3 cos 45 डिग्री, प्लस जे केप की बात करते हैं, तो जे केप में एक तो है F1 cos 45 डिग्री प्लस और माइनस जे केप में जा रहा है माइनस का F2, ये वाला देखो ये माइनस जे केप में जा रहा है F2 cos 45 डिग्री। तो देखो मैंने F1 F2 F3 F4 सब सेम है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे ये कट जाएगा, कोई भी एक काट दो, बिकॉज F1 F2 F3 F4 सब सेम है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऐसे इससे कोई भी एक काट दो, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो दो चीज़ें ऐड हो जाएगी, दो चीज़ें जुड़ जाएगी और सबकी मैग्नीट्यूड सेम है, सबसे बड़ी बात ये है। तो सभी का सभी कुछ इस तरीके से सेम आ रहा है बेटा, तो अगर हम लोग इसमें जोड़ें तो बराबर लगा देंगे, तो आई कैप एफ एफ तो खैर कॉमन आ जाएगा, आई कैप माइनस का 2f, इसको मैं भी बोल दे रहा हूँ ना, क्यों मैं F1 F2 F3 कोस 45 डिग्री मतलब 1/√2 होता है, तो 1/√2 ही हो जाएगा, ऐसे प्लस जे के 2f 1/√2। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, आई कैप नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये तो √2 ऊपर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, √2f कॉमन लेता हूँ, तो माइनस का आई कैप और प्लस का जे कैप यहाँ बचेगा। अब इसी के साथ अब मैं f की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, तो √2 और f का वैल्यू कितना है मेरे पास, √2 के क्यू क्यू अपॉन ए, और साथ में मेरे पास है माइनस का आई कैप प्लस जे कैप, so the final answer will be 2 अरे रे एक चीज़ गलती कर दी, रुको रुको, इसका होल स्क्वायर लगाना तो भूल ही गए, सॉरी, ये होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये स्क्वायर आएगा ना, और ओके ओके फाइन, तो यहाँ पर ये रूट नहीं आएगा ना, ये केवल 2 अकेला आएगा, नाउ दिस विल करेक्ट, मैंने क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, स्क्वायर लगाना नहीं आता, ठीक है अब ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ऐसी इसलिए मिस्टेक्स आप लोग भी एग्ज़ाम में कर सकते हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये मेरे पास हो गया 2 और ये हो जाएगा ये, तो बस इस तरीके से हम लोग ने जैसे ये वैल्यू पुट दिया तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 2 के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस आई के प्लस, इज दैट क्लियर। अब इसी हिसाब से मैं आपको कुछ और इस तरह के सवाल करने को दे रहा हूँ,
जस्ट फॉर प्रैक्टिस है ना, ऐसा कोई वो नहीं कि इनका आंसर मुझे पता हो और मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैं ऐसे प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है ना। आंसर मुझे पता नहीं है, आपके जो आंसर आए वो सही है। ठीक है, आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। ठीक है, बाकी मैं ऐसे ही मन से इसी तरह के कुछ सवाल आपको क्रिएट करके देने वाला हूँ। ठीक है, उन सवालों में भी अगर कोई डाउट हो तो मैंने आपको नंबर दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बस मैं ऐसे रेंडमली कुछ सवाल आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर क्वेश्चन ये है बेटा, वही चार चार्जेस है ना। यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, और यहाँ पर प्लस क्यू। तो आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है। ठीक है ना। सेम वही निकालना है, इसी के ऊपर फोर्स निकालना है, इस वाले चार्ज के ऊपर। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। इसी के ऊपर आपको फोर्स निकालना है, प्लस क्यू के ऊपर। नो इशू। पर अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, इसमें मत निकालूंगा, तो इस पे निकालूंगा। अब की बार इस पे निकालूंगा फोर्स। खैर डिस्टेंसेस आपको देखनी हो तो आपको डिस्टेंसेस तो मिल जाएगी, मैग्नीट्यूड डिस्टेंसेस वगैरह में आपको इससे फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है ना। माइनस क्यू प्लस क्यू। हाँ ठीक है, निकाल लेना। और अगला सवाल बताऊँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9, माइनस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब इस प्लस क्यू को फोर्स निकालना है, प्लस क्यू और प्लस क्यू। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये हो गया हमारे पास माइनस क्यू प्लस क्यू एंड दिस प्लस क्यू। हाँ तो इसी के ऊपर फोर्स निकालो आप, प्लस क्यू के ऊपर ही। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है।
प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज। वेरी सिंपल, ठीक है। तो बस इतना ही कर लो, उतना ही काफ़ी तुम्हारे लिए, ये केवल और केवल तुम्हारी प्रैक्टिस के पर्पज से है, ठीक है। जैसा तरीका मैंने आपको बताया है ना, ठीक वैसे ही तरीके आप यूज करके और इसके ऊपर फोर्सेस निकालने पड़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा तुमको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट तरह के सवाल पे लेके चलता हूँ। स्क्वायर फॉर्म के सवाल आप लोगों ने ऐसे तो बहुत कर लिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर फॉर्म से आगे बढ़ जाते हैं और स्क्वायर फॉर्म से हम आते हैं ट्राइंगुलर फॉर्म के ऊपर, ठीक है। सो अब मैं आपको निकालना सिखाऊंगा ट्राइंगुलर तरह के सवाल कैसे करें, समझ रहे हो। चलो ट्राइंगल पे आते हैं एक बार। आसान सवाल है ट्राइंगल वाले भी। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्वेश्चन नंबर 12। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, इस इक्विलेटर बोलते हैं सेम समबाहु त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर एक जस्ट बीच में प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। आपको इस बीच वाले चार्ज के ऊपर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो थोड़ी सी 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स आपको आनी चाहिए, मतलब कि आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता सिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ ट्राइंगल के सारे ऑब्वियसली डिस्टेंसेस वगैरह निकालनी पड़ेगी ना, और कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये, तो एंगल पता होना चाहिए, तभी तो हम एक्स और वाई एक्सिस पे कंपोनेंट निकाल पाएंगे। तो सोलो इसको सोल्यूशन करते हैं, ट्राइंगल में कैसे कर सकते हैं सवालों को। सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, मैं आपको कंपोनेंट सिखाऊंगा, थोड़ा बड़ा डायग्राम मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, छोटे डायग्राम में दिखेंगे नहीं कंपोनेंट्स, है ना। तो देखना जो ये प्लस क्यू चार्ज है ना, तो आपको कंपोनेंट निकालने तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे इसके ऊपर एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस जिसके ऊपर फोर्स निकालना है, उसके चारों ओर एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ती है हमको। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब सारे कोण, सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, ये इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में समस्त कोण ये होते हैं। अब आपको ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, और ये भी प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर भी, तो ये चार्ज इसको रिपेल करने वाला है, तो ये चार्ज इसको रिपेल करने वाला है। मैं इसको चार्ज नंबर 1 मान लेता हूँ, तो ये इसको रिपेल करेगा तो F1 फोर्स इधर की तरफ जाएगा, ये भी यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, तो ये भी इसको इधर की तरफ भेज देगा, और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, तो ये बोलेगा भाई तू नीचे जा, तो ये F3 फोर्स नीचे की तरफ लग जाएगा। ये सेकंड नंबर चार्ज है, तो ये F2 फोर्स यहाँ जाएगा रिपेल गिरने की वजह से, दूर भेजेगा ना ये, और ये थर्ड नंबर चार्ज है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये बोलेगा तो दूर भाग, ये दूर भगाएगा इसको अपने आप से। तो ये फोर्स बेचारा, बेचारा कौन है, ये बेचारा है क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये सब बेचारे बड़े बड़े लोग हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं, तो ये तो इसको धक्का मारेंगे ना दूर भागने के लिए। अब आपको कंपोनेंट निकालने बेटा, तो एंगल निकालना पड़ेगा कंपोनेंट निकालने के लिए। चलिए भैया एंगल निकाल के देखते हैं। तो जब एंगल की बारी आती है बेटा, तो जब एंगल की बारी आएगी तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ये 60 डिग्री एंगल है, तो अगर ये 60 डिग्री एंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो ये जस्ट बीच में से निकाला आपने बीच में, तो ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा ना, ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये आपने जस्ट बीच से निकाला है ना इसको, तो बीच में से निकाला है, इस स्थिति में ये यहाँ पर 30 डिग्री एंगल क्रिएट होगा,
और अगर यहाँ 30 डिग्री हुआ तो फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री का होता है। ये यहाँ से लेके यहाँ का जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है बेटा। तो ये अगर 60 के दो पार्ट करें तो ये 30 और ये भी 30, तो ये अपने आप 60 हो जाएगा। इन द सेम वे ये हमारे पास 30 है, तो ये आगे बढ़ेगा तो ये 30 हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री तो पूरा करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर तो कोई एंगल की नीड है नहीं, क्योंकि ये F3 तो ऑटोमेटिकली प्लस जे केप में जा रहा है, तो इसको तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं बेटा। बस तुम्हारा काम तो आसान हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, F1 के दो पार्ट हो जाएंगे। तो इस तरफ जाएगा F1 cos 30 डिग्री और 60 ऊपर बन रहा है, तो ऊपर की तरफ जाएगा F1 60 डिग्री। इन द सेम वे F2 60 बना रहा है ऊपर से, तो F2 cos 60 डिग्री और इधर बनाएगा F2 cos 30 डिग्री। बस अब आपको इनके मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डिस्टेंस निकालनी बहुत ज़रूरी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर मैं ये बोल देता हूँ बच्चों आप लोगों से कि ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, वो क्या माने, इसको ओरिजिन मान के इसको ए मान लेते हैं। ये बोल रहा है कि ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस कितनी है, ए है, ठीक है। ये इसकी ए डिस्टेंस हम लोग अगर क्रिएट कर दें, तो अब तुमको डिस्टेंसेस निकालना पड़ेगा, थोड़ा से रूल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। लगाते हैं, देखो रूल कैसे लगाते हैं। रूल लगाने के हिसाब से अगर मैं देखूं, इधर देखो, थोड़ा आपको अलग समझाना पड़ेगा। यहाँ पे इसको अगर मैं आधा डिवाइड कर दूँ तो ये a/2 हो जाएगी। ये मेरे पास 60 डिग्री, ये हाइट L कहलाती है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ये मैंने ये दिया नहीं है, ये केवल L मैंने अपने मन से मानी है बेटा। यहाँ पे मिड में कहीं पे Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। ओके, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए ना, ये वाली, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाली। अब रुकना, देखना, आपको सिखाता है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, जस्ट फोकस ऑन दिस ट्राइंगल, जस्ट फोकस ऑन दिस ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मुझे tan 60 निकालना है, तो हिंदी मीडियम वाले तो इसको लाल बटा काका समझते हैं। लाल बटा काका से हिंदी वाले समझते हैं कि लंब बटा आधार होता है, और इंग्लिश वाले ये बोलते हैं कि tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से 90 के सामने हमेशा होता है हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण। एंगल के सामने होता है हमेशा क्या बोलते हैं, लंब। लंब मतलब कि L, मतलब कि परपेंडिकुलर। और नीचे वाला होता है हमेशा बेस, मतलब कि आधार। तो लंब बटा आधार का मतलब ये हो गया कि L अपॉन आधार मतलब कितना हो गया, a/2, ठीक है। तो ये तो खैर इसमें कोई ऐसी बड़े मुद्दे वाली बात नहीं है। और tan 60 का मतलब हम सब जानते हैं, tan 60 का मतलब होता है एक तरीके से √3। √3 आप जानते हो, √3 क्यों जानते हो, क्योंकि tan 60 बराबर sin 60 अपॉन cos 60 होता है। sin 60 ऑटोमेटिकली √3/2 और cos 60 1/2, से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो L की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, a √3। तो ये तो पूरा आपका लेंथ आप लोगों ने क्रिएट कर दिया, तो आपको आ गया, ठीक है, L √3। ओके, नाउ अब अगला मुद्दा क्या है, अगला मुद्दा ये है कि हमको आधा निकालना है ना उससे। ये तो मेरे पास पूरा पूरा हो गया, ये तो मेरे पास क्या हो गया, एक पूरा हो गया वो, ठीक है। थोड़ा सा इसको और समझाना पड़ेगा मुझे।
ठीक है, तो ये तो खैर निकल जाएगा। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये डिस्टेंस निकल गई मेरी, तो ये F3 निकल जाएगा इससे। तो इससे तो क्या निकला मेरा, F3 निकल जाएगा। F3 इज इक्वल टू के, ये जस्ट इसका आधा हो जाएगा ना। तो F3 मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो ये तो जस्ट आधा है उसका। ये तो जस्ट किसका आधा है, उसी डिस्टेंस का आधा हो गया। सेंट्रोइड मतलब बीच का चार्ज हो गया तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो सेंट्रोइड को तो हम बीच में चार्ज बोल देंगे, उसे सेंटर बोलते हैं ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर हो गया सेंट्रोइड, सो देयर इज नो इशू। ओके, तो बच्चों अब देखो, ये तो खैर चार्ज सिस्टम में निकल जाएगा, बड़ी बात नहीं है। मुझे ये और डिस्टेंस निकालनी है, ये तो खैर यहाँ से लेके यहाँ तक का जस्ट इसका मैं आधा मान लेता हूँ। ये आधा नहीं होता एक्चुअली, सेंट्रोइड जो होता है ना, सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है, ये जस्ट आधा नहीं होता है, ये इसका 1/3 और ये इसका ऐसे कुछ होता है ये, ठीक है। एक्चुअली सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता हूँ कि सेंट्रोइड जो होता है ना, वो तीनों जो कॉर्नर्स होते हैं ना, तीनों कॉर्नर से सेम डिस्टेंस पे होता है। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस, मतलब कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होती है। इनमें से कोई भी एक डिस्टेंस अगर मैं निकाल लेता हूँ तो तीनों डिस्टेंस इक्वली होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल, तो मुझे एक और तरीका करना पड़ेगा। रुको एक मिनट, ये डिस्टेंस L कोई काम की लग नहीं रही मुझे, मुझे कुछ और निकालना पड़ेगा। तो अगर तीनों डिस्टेंस सेम है तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो F1 F2 F3 जो है, इसको F के बराबर मान लेंगे, बिकॉज तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है। ओके, तो एक काम करते हैं, ये 30 डिग्री है ना एंगल, तो मैं ये A/2 है, तो मैं इस वाले मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करूँ ट्राइंगल को, जिसमें भी काम करने वाला हूँ। वैसे तो रिक्वायरमेंट है नहीं, बिकॉज इसका आंसर 0 आएगा, डिस्टेंस निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। एक्चुअली देखा जाए तो ये डिस्टेंस हम L प्राइम मान लेते हैं, इसको L प्राइम बोल दूँ मैं। तो मैं अगर देखूँ इस ट्राइंगल में, तो L प्राइम अगर मैं बोल दूँ तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q अपॉन L प्राइम का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहूँ उस कैपिटल Q के ऊपर जो मिड में रखा हुआ है, तो आई कैप के अंदर कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस आई कैप में तो है F1 कोस 30 डिग्री, माइनस आई कैप में माइनस का F2 कोस 30 डिग्री। तो ये तो 0 हो गया, बिकॉज F1 F2 सेम है ना, डिस्टेंस सेम इसलिए। और जे कैप इसके अंदर है F1
cos 60 डिग्री प्लस F2 cos 60 डिग्री माइनस F3। तो ये तो खैर F1 F2 सेम इसलिए जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा। वो कैसे जीरो होगा मैं समझाता हूँ। देखो cos 60 मतलब 1/2 होता है, so F1 1/2 plus F2 is also 1/2 and minus F3। so इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये F1 F2 बराबर है, तो इसको मैं F लिख दूंगा और F3 बराबर भी F, ये भी F जीरो। वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि मैं L प्राइम निकालना चाहूँ। जैसे इस क्वेश्चन में आपको तो खैर जरूरत नहीं पड़ी निकालने की L प्राइम, बट अगले सवाल में जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको L प्राइम निकालना सिखाता हूँ। कैसे निकालूंगा, जो मैंने ये ग्रीन कलर का ट्राइंगल क्रिएट किया है ना, ये वाला, इस ट्राइंगल पे ध्यान देना, इस वाले ट्राइंगल पे मैं यहाँ पर भी क्रिएट कर देता हूँ ग्रीन कलर का ट्राइंगल। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल में देखो बच्चों, मैं अगर इसमें कोस 30 निकालना चाहूँ, कोस का लगाओ फॉर्मूला, क्योंकि मुझे एल प्राइम निकालना है, ये डिस्टेंस विच इज द कर्ण, कर्ण मतलब कि हाइपोटेनियस, और ये हमको पता है बेस। तो कर्ण और आधार में यही एक रिलेशन होता है, कर्ण आधार का रिलेशन क्या होता है, ये कोस वाला होता है। तो आधार बटा कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो तुम्हारा a/2 हो गया, हाइपोटेनियस कितना होगा मेरे पास, हाइपोटेनियस है तुम्हारे पास एल प्राइम जो तुमको निकालना है, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो एल प्राइम कितना निकल जाएगा मेरे पास, a/√3। तो ये डिस्टेंस मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। तो आप इससे फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू भी पता लगा सकते हो। हालांकि इस सवाल का खैर आंसर जीरो आ रहा है, इसलिए ऐसी कोई ज़रूरत दिखी नहीं फिलहाल। चलिए इसी के साथ मैं आपको होमवर्क देता हूँ ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चंस का। थोड़ा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी याद रखना है, इक्वलेटरल ट्राइंगल्स हैं, तो मैं आपको इक्वलेटरल ट्राइंगल के ऊपर कुछ और सवाल देता हूँ। मैंने आपको प्रॉपर्टीज बहुत सारी बता दी, इसी से संबंधित सवाल नंबर 16 मैं आपको दूंगा। सवाल नंबर 12 हो गया, सवाल नंबर 13 और 14 मैं आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि ये भी इक्वलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। इसके ऊपर आपको फोर्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। इसके ऊपर आपको फोर्स निकालना है। ठीक है, 2 सवाल ही काफ़ी है मुझको के लिए। चलिए थैंक यू सो मच, आज के इतना ही काफ़ी है। फिर हम लोग कल देखते हैं और सवाल करेंगे फोर्सेस के, इलेक्ट्रिक फील्ड के। वैसे फोर्सेस में तो अब आप लोग सीख जाओगे कैसे निकालना है, तो मुझे लगता है कि फोर्सेस का कंसेप्ट आपको अब आ गया होगा। तो मेरे हिसाब से अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपको पढ़ाना है। फोर्सेस के कंसेप्ट में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, यही कंसेप्ट है जो फोर्स के लिए अप्लाई करना है, और ऐसे ही कंसेप्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अप्लाई करने पड़ेंगे। वो मैं आपको कल सिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे करते हैं। आप ये सवाल करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ग्रुप में ऐड होइएगा, आपस में डिस्कस करना कि कैसे हुआ क्या हुआ। बाकी मैंने आपको रैंडमली कुछ सवाल दे दिए। थैंक यू।